आज हम इसका शुरुआत करते हैं, पार्ट सेकंड की शुरुआत करते हैं। पीजीटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, सन 2000 का है और इसका पार्ट सेकंड है, क्योंकि पिछला वाला पार्ट फर्स्ट हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? उद्यम का मतलब उनका उद्योग क्या था? क्या उद्योग था उनका? शिकार करना, कृषि करना, पशुपालन करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि हम सभी को पता है कि पूर्व पाषाण युग में लोगों का प्रमुख उद्यम या उनका उद्योग क्या था? शिकार करना था उनका। चलिए अगला करते हैं, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? अब मध्य पाषाण काल में आ जाते हैं। मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग, घरों का प्रयोग, कपड़ों का प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। हम सभी को पता है कि मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? लघु पाषाण जो थे उनका प्रयोग करना। उनके जो उपकरण थे बहुत छोटे हो गए थे मध्य पाषाण काल में। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? सत्य है, असत्य है, सत्य हो सकता है या फिर असत्य हो सकता है। आयोग की बात की जाए तो उन्होंने इस क्वेश्चन को असत्य माना है। अगर रियल में अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या है, ये सत्य है। तो ये क्वेश्चन किस तरह का हो गया हमारा? ये क्वेश्चन हो गया हमारा डाउट वाला। और इसका आंसर जो होगा वैसे देखा जाए तो सत्य ही होगा, लेकिन आयोग ने असत्य माना, वो भी मैंने आपको बता दिया। इस वजह से मैंने इसको डी लगा दिया है, डाउट में है ये। डाउट तो वैसे क्लियर हो गया, आयोग कुछ मान रहा है और बुक्स कुछ और दे रही हैं। आप जो मन चाहे वो आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? किस स्थान से संबंधित है? मैदहा, सरायनहार, कोल्डी हवा या फिर भीमबेटका। हम सभी को पता है कि चावल का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलता है? हमको कोल्डी हवा से मिलता है। बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित कोल्डी हवा है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख हमको कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? बोरी से, मेहरगढ़ से, इनाम गांव से या फिर गिलुंद से। तो कहाँ से मिलते हैं कृषि के प्राचीनतम उल्लेख? मेहरगढ़ से मिलते हैं। मेहरगढ़ वासियों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता वासियों को कपास का ज्ञान दिया था। अगला करते हैं हम लोग, सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? जो सिंधु घाटी हमारी सभ्यता थी उसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड, मोहनजोदड़ो का महास्नानागार या फिर स्नानागार, हड़प्पा का राजा का महल या फिर इनमें से कोई नहीं। हम सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्नागार था। अन्नागार तो हमारा इसमें कहीं नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? मार्शल ने की थी, माधो स्वरूप वत्स ने की थी या आर.डी. बनर्जी कर्निंगम ने? किसने की थी? हम सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। जाहिर सी बात है कि जब मोहनजोदड़ो अंतर्गत ही स्नानागार आता है, जब मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी तो स्नानागार की भी खोज आर.डी. बनर्जी ने ही की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? वैदिक काल से, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से या फिर गुप्त काल से? तो कहाँ से हमको मिलता है स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य? सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, कई सारी सभ्यताएं इसका नाम है जो हमने आपको बताया था पहले ही। अगर बात की जाए स्वास्तिक चिन्ह किस तरह होता है, स्वास्तिक चिन्ह इस तरह होता है जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमको कहाँ से मिला हुआ है स्वास्तिक चिन्ह? हड़प्पा सभ्यता से हमको मिला हुआ है, ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? वृषभ, घोड़ा, सिंह, गज। बात किसकी कर रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है। तो कौन था? वृषभ। जैसा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाया था, वहां भी हमने सारे क्वेश्चन ही कराए थे आपको। शायद अगर आपने देखा होगा तो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? किस मंडल की बात कर रहा है? प्रथम, सप्तम, अष्टम, दशम। तो किस में मिलता है शूद्र शब्द का उल्लेख? कहाँ से हुआ है? तो वो हुआ है दशम के पुरुष सूक्त में। ठीक है, 10वें मंडल में इसका उल्लेख हमको मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, शतपथ ब्राह्मण से, रामायण से या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण से? तो हम सभी को पता है राजा की उत्पत्ति के विषय में हमको कहाँ से उल्लेख मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण से हमको इसका उल्लेख मिलता है। अगला करते हैं, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? एक तो होता वैदिक काल, दो भागों में बढ़ जाता है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो वही बात कर रहा है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल
क्या थी? गेहूं और चावल, जौ और गेहूं, मक्का और अरहर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर वैदिक काल की फसल क्या थी? गेहूं और चावल थी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कहाँ है, या उनका जन्म कहाँ हुआ था? 23वें तीर्थकर की बात कर रहे हैं, या अयोध्या, वाराणसी, कुंडग्राम, या फिर श्रवणबेल गोला। तो कहाँ हुआ था 23वें तीर्थकर? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन करते हैं, महावीर की शिक्षा का अविशेष नाम क्या था? जो महावीर स्वामी जो थे, उनकी शिक्षा का उनका नाम क्या था? उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। 4 आर्य सत्र, चतुर आर्यम, या पंच महायज्ञ, या फिर पंच महाव्रत। तो क्या था उनका? पंच महाव्रत उनकी शिक्षा का नाम था। अगला करते हैं हम लोग, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का प्रथम विच्छेदक कौन था? विच्छेदक का मतलब है उस जो संघ बन चल रहा था उसको तोड़ने वाला कौन था? जामाली, या जावाली, या जम्भल, या फिर केसी। तो कौन था? जामाली, उनके स्वयं के दामाद थे। ठीक है, वहीं से इसमें खंडन हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कौन थी प्रथम महिला? यशोधरा, महामाया, बिंबा, या फिर गौतमी। तो कौन थी? गौतमी। अगला करते हैं हम लोग, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था? कौन सा स्थान था जहाँ प्रथम महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो कहाँ दिया था प्रथम उपदेश? सारनाथ में दिया था। अगला करते हैं, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख देव कौन सा था? और पाशुपत जो संप्रदाय है उसका प्रमुख देव कौन सा था? लकुलिश, भैरव, मत्स्येंद्रनाथ, या अल्प्रभु। तो कौन थे पाशुपत संप्रदाय के मुख्य देवता? लकुलिश थे। अगला करते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ऐसी कौन सी उनकी पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य जी की जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी? उसका नाम क्या था? कुमार देवी, दत्ता देवी, कारुबाकी, या फिर हेलेन, या कहेंगे हेलना भी आ जाता है। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? वो था हेलेन। अंतरराष्ट्रीय विवाह प्रथम करने वाले शासक बन जाते हैं जो मौर्य वंश के संस्थापक भी होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? किस शासक ने किया था? मिनांडर ने, अशोक ने, कनिष्क ने, या फिर हर्ष ने। तो किसने किया था? थर्ड वाला अशोक ने किया था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक ने किया था। और चौथी का किसने किया था? कनिष्क ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? धौली को, कौशाम्बी को, मास्की को, गुर्जरा को। तो किसको कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगला करते हैं, अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी? ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा की बात कर रहा है, ब्राही, खरोष्टी, पाली, या फिर प्राकृत। लिपि की बात नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना, सिर्फ भाषा की बात कर रहा है। उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत। उनकी अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? जो देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक था उसकी रचना किसने की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, वाणभट्ट ने, विशाखा दत्त ने, या फिर कालिदास ने। तो देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। अगला करते हैं हम लोग, इस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? किसने हुणों को पराजित किया था? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, कुमारगुप्त ने, या फिर स्कंदगुप्त ने। हम सभी को पता है कि किसने किया था? स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, गुप्त काल को क्लासिक युग क्यों कहा जाता है, या क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? वाणिज्य एवं व्यवसाय के प्रगति के कारण, कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण, तकनीकी प्रगति के कारण, सार्वभौम सत्ता के कारण। ठीक है, देखो सार्वभौम सत्ता से तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तकनीकी प्रगति, प्राचीन काल में इतना कोई टेक्नोलॉजी नहीं डेवलपमेंट हुआ था। वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रगति के कारण, कला एवं साहित्य के कारण। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? दोनों में से अगर देखा जाए तो कला एवं साहित्य की प्रगति के कारण ही गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा जाता है। अगला करते हैं हम लोग, गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं से अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किस काल में कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? देखते हैं कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी। फर्स्ट है 10, 12, 10, 11, 12, 13। सेकंड था 12, 13, 14, 15। थर्ड था 2, 8, 10, 11, जो गुफाओं की संख्या नंबर है। अगला था, नेक्स्ट था 16, 17। तो गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? 16 और 17 हम सभी को पता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक गुफा 19वीं अंकित हमको होती है। काल में 3 गुफाएं बनी थी अजंता की, 16, 17 और 19। अगला करते हैं हम लोग, गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? गुप्तोत्तर की बात की, गुप्तोत्तर बात के मतलब देखा जाता, राजपूत काल की बात कर रहे हैं। गुप्तोत्तर की बात क्या था? क्या परिवर्तन था? सामंतवाद एवं भूमिवाद, आर्थिक सदृढ़ता, ब्राह्मणों का महत्व एवं व्यापार में वृद्धि, शूद्रों का व्यापार का अधिकार।
तो कौन सा हमारा होता है सामंतवाद एवं भूमिवाद। यही हमारा राजपूत काल की विशेषता रही थी। देखिए व्यापार का अधिकार तो उनको मिला ही नहीं था। ब्राह्मणों का महत्व व्यापार में वृद्धि, व्यापार राजपूत काल में व्यापार में वृद्धि होती नहीं है। आर्थिक सुदृढ़ता जब हो तभी होगी जब व्यापार में आपके में वृद्धि होगी। ठीक, सामंतवाद एवं भूमिवाद इसका राइट उत्तर है, जो कि आयोग ने भी माना है। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? किसने जारी की थी? उत्तम चोल ने, राजराज फर्स्ट ने, राजराज फर्स्ट ने, या फिर राजेंद्र प्रथम ने। हम सभी को पता है कि पहली स्वर्ण मुद्रा जारी किसने की थी? राजराज फर्स्ट ने जारी की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? राजराज फर्स्ट, सुंदर चोल, गंडरादित्य, या फिर राजेंद्र चोल ने? तो किसने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? राजराज फर्स्ट ने कराई थी। अगला करते हैं हम लोग, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? देखो चोल प्रशासन जो था अपनी एक विशेषता के लिए बहुत ही फेमस रहा था। ठीक, क्या थी उसकी विशेषता? शक्तिशाली मंत्री परिषद, शक्तिशाली राजा, वित्तीय शासन का विकेंद्रीकरण, या स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन के लिए बहुत ही मशहूर था ये चोल प्रशासन। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। सिंधु नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, या फिर सरस्वती नदी के तट पर? जैसा कि हम सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थल कहाँ था? वो था रावी नदी के तट पर। अगला करते हैं हम लोग, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था? किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था? राजराज फर्स्ट ने, राजेंद्र प्रथम ने, कुलोत्तुंग ने, या फिर विक्रम चोल ने? हम सभी को पता है कि श्री विजय पर आक्रमण करने वाला प्रथम कौन था? राजेंद्र प्रथम थे। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? शासन के 8वें वर्ष, शासन के 10वें वर्ष, शासन के 13वें वर्ष, या फिर शासन के 15वें वर्ष? तो कब किया था अशोक ने? शासन के 8वें वर्ष में किया था। अगला करते हैं हम लोग, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, उत्तरी बिहार में, या फिर बंगाल में? तो कहाँ पर है लुम्बिनी? नेपाल के तराई में स्थित है। 84 का हमारा सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, महावीर की माता का नाम क्या था? जो महावीर स्वामी जी थे उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, महामाया था, सुनंदा था, गौतमी था। तो महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। देख सकते हैं आप पीजीटी का पेपर इतना हार्ड नहीं आता, ठीक है, जितना की नेट का पेपर बहुत ही हार्ड होता है और अपने आप में यूनिक होता है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन 4 नहीं मिलते, वहाँ 4 के सिवाय अतिरिक्त और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है वहाँ। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, राजा राम के मृत्यु पर्यंत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? किसके नाम से शासन किया था? अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी सेकंड के नाम से, संभाजी के पुत्र शाहू शिवाजी फर्स्ट, या अपने पुत्र संभाजी सेकंड के? तो राजा राम की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी क्या होती है? ताराबाई औरंगजेब से लगातार युद्ध करती रहती हैं। और किसके नाम से शासन किया था उन्होंने? अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी सेकंड के नाम से। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? और राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? वह शिवाजी की शरण स्थली था, वह सबसे कमजोर दुर्ग था, वह मुगल क्षेत्र से घिरा हुआ था, शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित था, वहीं उनका परिवार एवं खजाना रखा था। ये इसका राइट उत्तर होगा। जब हमने मराठी पढ़ाए थे तो ये क्वेश्चन वहां भी हमने बताया था आपके लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दाराशुको के प्रश्रय में किस संस्कृत कृति का फारसी अनुवाद नहीं हुआ था? इसका अनुवाद नहीं हुआ था? उपनिषदों का, भगवत गीता का, योग वशिष्ठ का, या फिर भगवत पुराण का? तो किसका नहीं हुआ था? भगवत पुराण का अनुवाद नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या थे? क्या उनके कारण थे? देखते हैं, मराठों की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। तो उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता उनको बिल्कुल भी कतई प्राप्त नहीं थी। जो भी उन्होंने किया था खुद अपने दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, वो बात अलग थी। चौथवा सरदेशमुखी थी, उनका राज्य का स्रोत था, वो एक अलग हो जाता, लेकिन सैन्य सहायता प्राप्त नहीं की थी। ठीक है, तो हमारा आवासा, इनको उन्होंने जो पुस्तिका में आवासा के नाम से दिया है, आवासा, हमारा उत्तर कौन सा होगा? आवासा। डी हमारा जो दा है वो नहीं होगा, चौथा ऑप्शन इसमें नहीं आ पाया, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसा कि इसमें दिया भी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था?
जजिया कर पुनः कब लगाया था? 1678 में, 1679 में, 1680 में, 1681 में। तो हम सभी को पता है औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? 1679 में लगाया था जजिया कर, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मुगल काल में निर्धारित भू राजस्व कहते थे जमा, सदैव ही वास्तविक वसूली हासिल से अधिक रहता था। इसका सर्वप्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि जमा व हासिल का ही तो मेन चक्कर था। क्या कारण था? कृषक राजस्व वसूली के समय पलायन कर जाते थे, भू राजस्व अधिकारी राजस्व का गबन कर लेते थे, जानबूझकर अधिक भू राजस्व निर्धारित किया जाता था, या उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका जो राइट उत्तर होगा हमारे पास रहेगा, भू राजस्व अधिकारी राजस्व का गबन कर लेते थे, क्योंकि जमा कुछ और करना था और वास्तविक वसूली कुछ और ही करते थे, तो उनका गबन कर लेते थे ये लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों था? प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों कौन था? दीवान था, नाजिम था, बख्शी था, या फिर फौजदार था? तो कौन था? बख्शी। दोनों अधिकार होते थे बख्शी के पास, सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी के। ये प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? अब्बास खां शेरवानी, बदायूनी ने, अहमद यादगार ने, नियामुद्दीन अहमद ने। तो किसने कहा है? बदायूनी। ध्यान रखना आप लोग, ये ध्यान रखना कि अकबर की जितनी भी आलोचना की है वो सिर्फ बदायूनी ही करता है। अकबर की आलोचना बदायूनी ही करता है, सबसे अधिक जो करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अकबर के सैन्य अभियानों को कालानुक्रम लगाइए, उनका क्रम लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अकबर के सैन्य अभियानों को कालानुक्रम लगाइए, उनका क्रम लगाने के लिए आया है, मालवा विजय, गुजरात विजय, कश्मीर विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, सिंध विजय, या फिर असीरगढ़। अगर हम इसका आंसर निकालने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये भी होता है, अगर हमको शायद एक या दो क्वेश्चन अगर हमको मिल जाए इसमें से हमारा आंसर निकल जाता है। जैसे अकबर की सबसे अंतिम विजय कौन सी थी? असीरगढ़ थी। और सबसे पहली विजय कौन सी थी? मालवा विजय थी। ये तो हम सभी जानते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट, हमको फर्स्ट एंड लास्ट देखना है। फर्स्ट होगा वहां हमारा, वो भी उत्तर आंसर सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और हमारा ये भी हो सकता है। लेकिन अब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सबसे पहले पता था मालवा विजय थी, और अंतिम कौन सी थी? असीरगढ़। फर्स्ट मिल रहा है हमको, लास्ट मिल रहा है। अब इनका हम क्रम देख लेते हैं, क्रम इनका कौन सा इनका क्रम था। देखा जाए तो मालवा विजय सबसे पहले कब थी? मालवा विजय थी। मालवा विजय कब की थी? 1561 की थी, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात की जाए गुजरात विजय, तो गुजरात विजय हमारी कब होती है? 1572 में होती है। फर्स्ट के बाद सेकंड यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, ठीक है, गुजरात होती है। उसके बाद हमारा होता है कश्मीर विजय, 1586 में होता है। कश्मीर विजय कब होता है? 1586 में होता है। देखिए थर्ड नंबर पर कश्मीर आएगा, तो थर्ड ना ही तो अब यहाँ पर है और ना ही अब यहाँ पर है, तो हमारा आंसर अब डायरेक्ट सीधा ही निकल आया एक बार में, अगर हमको तीन ही अगर पता थे क्रम से देखा जाए तो। ठीक है, कश्मीर विजय हमारा थर्ड ये हो गया, चौथा हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, सिंध विजय हो जाता है, फिर लास्ट का असीरगढ़ हो जाता है। अगर हमको उत्तर निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है जब हमको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पता होता, शायद अगर एक दो अगर हमको पता होता है तो इस तरह हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 1580 में अकबर के सम्मुख सबसे बड़ा संकट क्या था? 1580 की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा संकट क्या था? असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम को अपना शासक घोषित करना, सलीम का विद्रोह, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर यूसुफजाई जनजातियों का विद्रोह, हल्दी घाटी के युद्ध से राणा प्रताप का बच निकलना। नहीं, राणा प्रताप का तो अलग हो जाता है, वो अलग युद्ध होता है, 80 से पहले ही हो जाता है वो युद्ध। तो लेकिन सबसे बड़ा संकट क्या होता है? असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को या हकीम को अपना शासक घोषित करना, ये इसका राइट उत्तर होगा। 1580 की बात कर रहा है। अगला था, शेर शाह के विषय में क्या असत्य है? ठीक है, शेर शाह के विषय में क्या असत्य है? भू राजस्व 1/3 निर्धारित की थी, ये भी बात सही है। भूमि की पैमाइश कराई थी, ये भी बात सही है। दिल्ली के पुराने किले में किला कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था, ये भी सही है। सासाराम में एक किले का निर्माण कराया था, ये भी सही है। इसके अंदर चारों आंसर बिल्कुल सही हैं। जिस तरह पिछले क्वेश्चन आयोग ने भी उसको भी नहीं माना था, तो आयोग ने इसका जो आंसर माना वो इसको माना है दिल्ली के पुराने किले में किला कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था, असत्य माना है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल सत्य। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया था? तमगा नामक कर समाप्त कर दिया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की। कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, 21 अप्रैल 1526 को। खानवा का युद्ध 27 में होता है, चंदेरी का 28 में होता है, घाघरा का 28 में होता है। घाघरा का मात्र एक ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। मध्यकाल की बात करो, प्राचीन काल में भी किस तरह का युद्ध होता है,
जो जल और थल दोनों में लड़ा जाता है। शायद कम लोगों को इसका पता होगा। प्राचीन काल में भी एक युद्ध इस तरह ही होता है जो जल और थल दोनों में ही लड़ा जाता है। तो गाजी की बात कर रहा है तो किस युद्ध का बात कर रहा है? खानवा का युद्ध की बात कर रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल में मकबरों का काल संबोधित किया है? किस काल को मकबरों का काल घोषित किया है? इलवरी काल, खिलजी काल, तुगलक काल, सैयद व लोधी काल। पर्सी ब्राउन ने सैयद व लोधी काल को मकबरों का काल कहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। बात की जाए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। खिलजी वंश के शासकों ने अक्सर खलीफाओं को मान्यता नहीं दी थी, हमको पता होना चाहिए। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी तो स्वयं ही कहते हैं कि मैं ही स्वयं में ही खलीफा हूँ, अपने आप में खलीफा की उपाधि धारण करने वाले प्रथम होते हैं। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हुनूस दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान से संबंधित कथन है? किस सुल्तान से संबंधित कथन है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। किससे संबंधित कथन है? गयासुद्दीन तुगलक की बात हो रही है। हुनूस दिल्ली दूरस्थ, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक होते हैं जो नियामुद्दीन औलिया से नाराज, इनका अक्सर झगड़ा होता रहता था। ठीक है, नियामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और हमने जो थे सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।